Hi, Namaste and welcome all of you once again to today's video. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप सब वहां उधर बैठे हुए बहुत अच्छे से हैं. You are in the best of your health and of course the best of your studies. है ना? पढ़ाई हम सब लोगों की सुपर फैंटास्टिक चल रही होगी. आई नो मैडम आप इतना बड़ा बड़ा बोल रहे हो, अभी तो हम बड़े परेशान हैं कि हम कैसे अपनी चीजों को मैनेज करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें हैं. वेल डियर स्टूडेंट्स, इतना परेशान मत होइए, चीजों को इतना ज्यादा माइंड पर मत लीजिए. बस जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको अपनी उसी लाइन पर आगे बढ़ाइए और डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो. आज इस वीडियो में जहां मैं आपसे मिल रही हूं, एज आप ये मेकआउट कर चुके होंगे अब तक देख करके कि आज आपके साथ जो डिस्कशन करना है वो आपके SLCM या CLSM जो भी बोले नए कोर्स ओल्ड कोर्स के अमेंडमेंट्स को लेकर है. Yes, it is the supplement that is provided by the ICSI by our institute. और आज अपन डिस्कशन करने वाले उन सारे अमेंडमेंट के पॉइंट्स पे जो हमें सप्लीमेंट में दिए हैं. As we have done it in the case of amendments of the paper of company law, same lines पर चीजें बच्चों यहाँ भी आगे बढ़ाएंगे. अलग से बहुत सारे नोट्स, बहुत टिपिकल लैंग्वेज के नोट्स या फिर कहने को बहुत आसान के बट एडिशनल नोट्स दे करके मैं आपका बर्डन और नहीं बढ़ाऊंगी. आई नो यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच यू हैव टू स्टडी. तो हम यहाँ पर ICSI के ही द्वारा जो सप्लीमेंट हमें दिया है, जो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल भी है, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसी अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए सप्लीमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं. और जो जो अमेंडमेंट्स इसमें आए हैं, जो चीजें आपको अपने अपकमिंग जून 21 एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना है, वो अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. रिमेंबर वंस अगेन, आप ओल्ड कोर्स में पढ़ रहे हो चाहे न्यू कोर्स में, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. रीजन बीइंग, हम यहाँ पर जिन भी चेंजेस या अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं वो टॉपिक्स न्यू और ओल्ड दोनों ही कोर्स में है. तो डेफिनेटली ये ओल्ड कोर्स के बच्चों को भी हेल्प करेगा. और फिर आपको करना क्या है, ठीक वैसे ही जैसे आप CL में कर रहे थे, आपको आपके जो स्टडी मटेरियल हैं जिसमें से आप पढ़ रहे थे, जो भी आपकी कॉपी किताब है, नोट्स है, वट एवर इट इज, उन्हें अपने सामने रखिए. And also keep a blank copy and a pen or a pencil with you. क्योंकि आप क्या करेंगे, इन द टाइम जब मैं एक एक पॉइंट को समझाते जाऊंगी उस समय आप उन्हीं चीजों के मेन पॉइंट जो मैंने हाईलाइट करे हैं, CL में आप देख ही चुके हो, कंपनी लॉ में आप समझ ही चुके हो अपना पैटर्न क्या है, तो आप उनको शॉर्ट में नोट डाउन करते रहेंगे. उससे संबंधित टॉपिक जहां पर भी आ रहा है आपके नोट्स में, जैसे ICDR या LODR या SAST, सब मेजर हैं जिनमें चेंजेस हैं, तो वो नोट्स आप वहां पर ओपन करके रखेंगे और जो भी प्रिंटेड हार्ड कॉपी के नोट्स आपके पास है उसमें आप उस चीज को वहां पेस्ट कर लेंगे. एक चिट्ठी बनाएंगे, एक पर्चा बनाएंगे, जो चेंज आया है, जिस प्रोविजन जिस रेगुलेशन में, वो आप लिखेंगे इस वीडियो को सुन के, और जो पॉइंट हाईलाइटेड है स्क्रीन पर उन्हें देखकर, और फिर उसके बाद उसे वहां पेस्ट कर लेंगे. तो इससे बाय द टाइम व्हेन वी फिनिश अप विद दिस वीडियो, जो घंटा 1.5 घंटा का होगा, एक बार इसे पूरा सुनने के बाद सारे अमेंडमेंट्स जो इस पेपर के हैं वो आपके पास होंगे, और 4 अलग अलग जगह पर नहीं होंगे, एक ही जगह पर होंगे. तो इससे क्या होगा भाई, पहले मैं इसमें से पढ़ूं, फिर इसमें ये बदल गया तो अब इसमें से ये पढ़ लूं, तो ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं वाला कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा. जहां अमेंडमेंट है वहां पर्चा चिपका लेना, द पॉइंट हैज नाउ बीन अमेंडेड टू सो एंड सो, या ये चीज आ चुकी है या ये बदलाव आ चुका है. जब आप अपना फाइनल रिवीजन कर रहे होगे तब उस समय में आपको 2-3 अलग अलग चीजों को नहीं देखना पड़ेगा बच्चों, एंड दिस विल बी अ वेरी बिग टाइम सेविंग टेक्निक फॉर यू. बिलीव मी, एक दिन के अंदर रिवीजन करने में बच्चों को दिक्कतें आती हैं परीक्षा के पहले, तो ये सब चीजें अगर आज करोगे तो उस समय अपना टाइम सेव कर पाओगे. ठीक है क्या भाई, समझ रहे हैं? तो आप सभी लोग अपने नोट्स के साथ, अपने कॉपी पेन पेंसिल के साथ और पानी की बोतल के साथ, पानी तो लगेगा ना बीच बीच में, ले आइए जल्दी से दौड़ करके. अगर नहीं लाए हैं तो वीडियो को पॉज करिए, सारा सामान इकट्ठा करिए, अपने आसपास रखिए और चलिए हम हमारी उड़ान भरते हैं. सभी यात्री गणों से अनुरोध है कि अपनी सीट की पेटी को बांध ले, यानी कि अपना सीट बेल्ट टाइट रखे, जगह से इधर उधर ना हिले, अपने कान, ध्यान, दिमाग खुला रख करके इस वीडियो को सुने और इन चीजों को साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए. द वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ
रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग द अमेंडमेंट वाला पार्ट। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता बच्चों। अमेंडमेंट के सप्लीमेंट्स जो आ जाते हैं, जो हम सोचते हैं यार ये आ गया, इतना आ गया, अब ये कैसे पढ़ेंगे। फॉलो सम सिंपल टेक्निक्स, सिंप्लीफाई एंड डीक्लटर द थिंग्स, चीजें अपने आप आसान होगी। तो चलिए भाई सारे के सारे आ जाइए, बैठ जाइए और अपनी इस उड़ान को हम भरते हैं, चलते हैं इंडेक्स की ओर। और ये देखें कि भाई हमें अब सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें दिए गए चेंजेस पढ़ना है, कहाँ पे अमेंडमेंट्स आए, कहाँ पे चेंजेस आए, ये सबसे पहले देख लो। तो जो इंडेक्स दिया गया है अपने को, इसमें अपने को अपने सिलेबस के काफी सारे चैप्टर्स हाईलाइट करे गए। जैसे डिपॉजिटरीज एक्ट है, उसमें छोटे छोटे चेंजेस आए हैं। फिर 3 आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी मैं, ICDR, LODR, SAST। ऑब्वियस सी बात है, इनमें काफी चेंजेस आते रहते हैं। उसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग में कुछ छोटे से चेंजेस हैं, म्यूचुअल फंड ओम्बड्समैन में चेंजेस हैं, और आपके पार्ट बी में आने वाले स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज में भी छोटे छोटे जगह पर पॉइंट्स आए। प्रोविजन चेंज नहीं हुए बच्चों। जैसा आपको ध्यान होगा कि अपन ने जब CL में पढ़ा था, यू रिमेंबर ना, CL में 2 चीजें मेन थी, वी एम्फसाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। वो 2 मेजर इंटेंशन थे कंपनी एक्ट 2020 के आने के, और उसी पर आधारित हमारे अमेंडमेंट्स भी थे, सप्लीमेंट भी था। यहां मार्केट ऑपरेशंस को और ज्यादा आसान, इफेक्टिव एंड रेगुलेटरी बनाने के लिए हमने इन 8 से 9 चैप्टर्स में जो चेंजेस हुए हैं वो आपको कंपाइल करके दिए। ठीक है भाई, तो चलिए अब एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पैटर्न वही रहेगा, जो भी चेंज आया है, जो भी उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइटेड है, स्क्रीन पर आपके सामने है, ताकि आप उतने हाईलाइटेड पॉइंट्स को याद रखकर नोट डाउन करके अपने अमेंडमेंट्स को पढ़ सके। ठीक, सबसे पहली चीज डिपॉजिटरी एक्ट में क्या आया है। पहला पॉइंट आपसे कहता है हर तरह के सिक्योरिटीज में होने वाले इनक्यूम्ब्रेंसेस का रिकॉर्ड डिपॉजिटरी सिस्टम में रखा जाए। अब इसका थोड़ा सा बेसिक या बैकग्राउंड जैसा यहां दिया है, इसको सुन लो, समझ जाओगे, और फिर इसका क्या मतलब है वो उस पर आ जाएंगे अपन। फिर बच्चों, इनक्यूम्ब्रेंसेस रेफर्स टू एनी सॉर्ट ऑफ अ राइट दैट इज क्रिएटेड। कंपनी लॉ में जब आप चार्जेस पढ़ते हो तब पढ़ते होगे इनक्यूम्ब्रेंसेस, आपको ध्यान होगा। अच्छा, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर मीनिंग दिया गया है, ये देखो इनक्यूम्ब्रेंसेस में क्या था ये दिया है। But more or less, encumbrance is a word that is related to creation of some sort of a burden or a right or an obligation in relation to shares or security. यही सब वर्ड होते हैं, बर्डन बोल लो, राइट बोल लो, चार्ज बोल लो, ऑब्लिगेशन बोल लो। रेस्ट्रिक्शंस आप क्रिएट कर रहे हैं, प्लेज, लीन, हाइपोथिकेशन हो रहा है, कोई भी कॉवेनेंट टर्म कंडीशन डाल रहे हैं, ये सब इनक्यूम्ब्रेंस में। अब जो बैकग्राउंड था ना हमारा इस पॉइंट का, वो ये है कि डिपॉजिटरी सिस्टम में डेफिनेटली प्लेज, लीन जैसे इनक्यूम्ब्रेंसेस को रिकॉर्ड करने का प्रावधान होता है। बट जब हम SAST रेगुलेशन पढ़ते हैं, उस SAST रेगुलेशन में हमसे ये कहा गया है कि प्रमोटर्स को उनके सारे शेयर्स जो वो होल्ड कर रहे हैं और जो भी इनक्यूम्ब्रेंसेस क्रिएट हुए हैं उनकी डिटेल देनी पड़ती है, जो भी इनक्यूम्ब्रेंसेस क्रिएट हुए हैं इन रिलेशन टू द सिक्योरिटीज दैट आर हेल्ड बाय देम। अच्छा, प्रमोटर्स की सिक्योरिटीज डीमैट मोड में होती है। और डिपॉजिटरी सिस्टम की अगर बात करें तो डिपॉजिटरी सिस्टम में प्लेज, हाइपोथिकेशन या ये जो NDU होते हैं, नॉन डिस्पोजेबल अंडरटेकिंग, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन कि आप वो शेयर नहीं बेच सकते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन एंड अंडरटेकिंग गिवन बाय द शोल्डर टू अनदर पर्सन नॉट टू ट्रांसफर और अदरवाइज एलियनेट, मींस कैसे भी करके बेचना शेयर्स को, वो नहीं कर सकते, वो रेस्ट्रिक्शन है। तो एक अंडरटेकिंग है, शेयर होल्डर देता है दूसरे पर्सन को कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये 2-3 चीजें अगर छोड़ देना, तो इसके अलावा डिपॉजिटरी सिस्टम में बाकी तरह के इनक्यूम्ब्रेंसेस को मेंटेन करने का ना प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं होता। देयर इज नो प्रॉपर फ्रेमवर्क टू कैप्चर ऑल दीज थिंग्स। और बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये अमेंडमेंट लेकर के आए हैं कि डिपॉजिटरीज आर नाउ एक्सपेक्टेड टू जनरेट such systems that will help them to maintain a complete record of all these encumbrances that are created in the shares held by the promoters. Yeah, depositories are now required to put in place a system for capturing of the record
of all types of encumbrances which are being specified in the regulation 28 sub regulation 3 of SAST. अब SAST को इमीडिएटली ओपन कर लेंगे, यहीं पर हाथों हाथ SAST पर देख लेंगे रेगुलेशन 28, तो वो वहीं याद हो जाएगा। और सेक्शंस और रेगुलेशंस याद करने के इस तरीके के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है भाई, समझ रहे हैं क्या इतना? तो ये हम रेगुलेशन लेकर के आए हैं, ये हम चेंज लेकर के आए हैं डिपॉजिटरीज के सिस्टम में, कि जो भी डिस्क्लोजर्स SAST रेगुलेशन के अंतर्गत दिए जाने होते प्रमोटर्स के द्वारा, स्पेसिफिकली ऑन द सिक्योरिटीज दैट आर हेल्ड बाय देम, वो सारे सिर्फ प्लेज लीन या एनडीयूज ही नहीं, हर तरह के इनक्यूमरेंसेस की डिटेल वो प्रोवाइड कर सके, सिस्टम में वो चीजें कैप्चर हो सके, ऐसा सिस्टम लेकर के आना चाहिए डिपॉजिटरीज को। Towards this end, they have to follow processes and other norms that are similar to that stipulated for the purpose of capturing and recording the end use in the depositories. तो इसके लिए जो भी बदलाव करने की जरूरत पड़ती है वो आप अपने बायलॉज में, अपने रेगुलेशंस में करिए, सिस्टम में चेंजेस करिए, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करिए और इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करिए, जिसमें फिर आप सारी डिटेल्स डालेंगे एज टू फ्रीज एंड अनफ्रीज इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टिसिपेंट। मतलब इनक्यूमरेंस क्रिएट हुआ है तो वो सिक्योरिटी फ्रीज हो जाएगी, जब इनक्यूमरेंस खत्म होगा तो वो अनफ्रीज हो जाएगी। इनक्यूमरेंस मतलब एक तरह का रेस्ट्रिक्शन ना, तो क्रिएट हुआ तो अब सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो फ्रीज हो गई। फिर जब वो खत्म हो गया, लोन वगैरह जो था रीपे हो गया, तो अनफ्रीज होगी। तो ये सब जो भी होगा ना, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना और इसका ऑडिट होगा। वो देखिए आगे लिखा हुआ है वहां पर कि ये प्रॉपरली रिकॉर्ड रखे जाएंगे एंड दे विल बी सब्जेक्ट टू 100% कॉन्करेंट ऑडिट। डिपॉजिटरीज का कॉन्करेंट ऑडिट होता है, डिपॉजिटरी चैप्टर में आता है। इमीडिएटली डिपॉजिटरी चैप्टर के नोट्स ओपन करके देख लीजिए या किताब में देखिए, वहां कॉन्करेंट ऑडिट का प्रावधान है, वो भी रिवाइज हो गया हाथों हाथ आपका। है बच्चों, तो समझ रहे हैं कि डिपॉजिटरी सिस्टम में हर तरह के इनक्यूमरेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए सेबी ने ये सर्क्यूलर जारी करा है। ये सर्क्यूलर जिसके माध्यम से 24 जुलाई 2020 को सेबी हैज इंटिमेटेड द 2 डिपॉजिटरीज ऑफ इंडिया दैट नाउ you are required to make the changes in your bylaws, rules and regulations and to develop such systems that are able to capture and record all sort of changes in the form of encumbrances on the securities that are held by the promoters, specifically for all those disclosures जो regulation 28 के sub regulation 3 of SAST में दिए जाने, वो आपको मेंटेन करना है। एंड ये जो भी फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग होगी, एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू 100% ऑडिट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ना तो फैसिलिटेट करेगा, ना ऐसे किसी भी इनक्यूमरेंस में इन्वॉल्व होगा जो अब इस सिस्टम के बाहर, जिसमें कि ये रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हो सकती है। एंड दे हैव टू इंप्लीमेंट द प्रोविजंस विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ सर्क्यूलर। तो भैया आपका सर्क्यूलर था ये 24 जुलाई 2020 का, 1 महीने में आपको इंप्लीमेंट करना था, जो हो चुके। समझ गए पहला पॉइंट बहुत अच्छे से? क्लियर हो गया? डिपॉजिटरी सिस्टम को हर तरह के इनक्यूमरेंसेस का रिकॉर्ड रखना है और उसका कॉन्करेंट ऑडिट भी कराना है। इन केस यू वांट टू गो एंड चेक आउट फॉर द ओरिजिनल सर्क्यूलर, यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये चेकिंग कर सकते हैं और ऐसा करके आप उस ओरिजिनल सर्क्यूलर को व्यू कर सकते हैं। ठीक, चलो भाई दूसरे पर आओ। दूसरा पॉइंट प्रेजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय डिपॉजिटरीज के संबंध में एक क्लैरिफिकेशन या कोरेंडम पे आधारित है। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी भाई, थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ ये हुई थी कि सेबी ने ना 2 सर्क्यूलर जारी करे थे, एक 18 अगस्त 2020 को आया था और उसी पर एक कोरिएंडम इज अ सॉर्ट ऑफ करेक्शन दैट इज इंटेंडेड। 25 अक्टूबर 2019 का था मास्टर सर्क्यूलर प्रेजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड पर, और इसका करेक्शन 18 अगस्त 2020 वाले सर्क्यूलर में आया। एक 19 में आया, 19 वाले पे कोरिएंडम यानी करेक्शन 20 में आया। क्या था अक्टूबर 25 वाले में और फिर क्या था 18 अगस्त वाले में? देखो ये डेट देख रहे होंगे आप, जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए हाईलाइट करी। ठीक, डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत डिपॉजिटरीज को जो भी काम वो करते हैं, लाइक डीमैट, रीमैट, डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स, ऐसे जितनी भी चीजें होती हैं, इन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करें, राइट? ठीक,
अक्टूबर 3, 2018 को डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स को ये नोटिफाई करा गया कि उन्हें इन रिकॉर्ड्स को कम से कम 8 साल के लिए मेंटेन करके रखना है। ठीक है, उनको कम से कम इसे 8 साल के लिए मेंटेन करके रखना है। इसी के संबंध में 25 अक्टूबर 2019 को मास्टर सर्क्यूलर आता है और मास्टर सर्क्यूलर कहता है पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अब ये गड़बड़ हो गई यार, 18 में बोल रहे हैं 8 साल के लिए रखना, फिर 25 अक्टूबर 2019 को आ रहा है उसमें बोल रहे हैं 5 साल रखना, तो ये 8 है कि 5 है, 5 है कि 8 है। इसका करेक्शन 18 अगस्त को आया, इसका करेक्शन 18 अगस्त को आया और उसमें हमने ये बताया कि भाई जो हमने मास्टर सर्कुलर जारी करा था ना ये 25 अक्टूबर 2019 को, जिसमें हमने 5 लिख दिया था, the provision should be replaced as the depositories and participants are now required to maintain the records and documents, preserve them for a period of 8 years. So it is just a correction that we are intending, वो है actually 8 ही, बस वो जो मास्टर सर्क्यूलर अक्टूबर 25, 2019 को आया था उसमें गड़बड़ी हो गई थी, 5 हो गया था, वो एक्चुअली है 8 ही। सो द कोरिएंडम टू द मास्टर सर्क्यूलर आप जो देख रहे हैं जो 25 अक्टूबर 2019 को आया था, वेयर इट वाज मेंशन दैट द रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन फॉर 5 इयर्स, इस पे हमने करेक्शन करा और इस करेक्शन के माध्यम से बताया भाई 8 साल ही रखना है। अब इतनी पूरी कहानी अगर आप याद रखने के इच्छुक है तो दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज रिमेंबर वन सिंगल पॉइंट, और वो ये जो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, depositories and participants are required to preserve the records and documents for a minimum period of 8 years. इनफैक्ट जब हम पढ़ते हैं अपने नोट्स में भी हम इसे 8 years ही पढ़ते हैं बिकॉज दैट इज द करेक्ट प्रोविजन। ठीक है, पहला पॉइंट सारे इन्क्यूमरेंसेस का specifically disclosures to be made under regulation 28 sub regulation 3 of SAST regulation, इन सब डिस्क्लोजर्स का रिकॉर्ड रखा जाना जरूरी है। इन इन्क्यूमरेंसेस का रिकॉर्ड अब डिपॉजिटरी सिस्टम में रखा जाएगा, ऐसे सिस्टम डिपॉजिटरी इनकॉर्पोरेट करे। दूसरा पॉइंट, मास्टर सर्क्यूलर 25 अक्टूबर वाला जो था उसके करेक्शन जो 2019 25 अक्टूबर को आया था, डिपॉजिटरी और उसके पार्टिसिपेंट्स को डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करने फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स। ठीक, चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट, चलिए इसको देखते हैं। वेल द थर्ड पॉइंट इज अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी बाय द क्लाइंट्स इन फेवर ऑफ द ब्रोकर और ब्रोकर एंड पार्टिसिपेंट पर आधारित। अब बच्चों ये अपन जानते हैं ना, जब भी अपन क्लाइंट एक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाता है, स्टॉक ब्रोकर के पास, तो डेफिनेटली कुछ बेसिक चीजों की पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है ताकि ब्रोकर उन सब काम को इनिशिएट कर सके। वी नो ब्रोकर्स प्रिंसिपल के तौर पे भी काम करते हैं, एजेंट्स के तौर पे भी काम करते हैं। तो जहां पर वो एज प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हम पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। इवन व्हेन दे वर्क एज एजेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, वहां भी पीओए दिया जाता है। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज ये करा सेबी ने काफी कंप्लेंट्स के बाद कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज हो रहा है, और उसे अवॉइड करने के लिए 27 अगस्त 2020 को ये सर्क्यूलर आया है जिसमें सेबी ने ये कहा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द पीओए is invariably obtained from the investors, बिना किसी रीजन के, नीड नहीं है तो भी, without any need, rational or requirement, it was invariably obtained by the investors in the name of KYC. Know your customer. Now POA has nothing to do with KYC, but it was just for the purpose of taking control. Even it could have been a malevolent intention. गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कुछ ब्रोकर्स के द्वारा अपने क्लाइंट से केवाईसी के नाम पर पीओए ले लिया गया। केवाईसी के नाम पर अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में हमने आपसे पीओए भी ले लिया, एंड दिस पीओए दैट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द क्लाइंट्स वाज फर्दर फाउंड टू हैव बीन मिसयूज्ड बाय द ब्रोकर्स। अब मैंने अपने बिहाफ पे काम करने का अधिकार आपको दे दिया, पीओए दे दिया आपको, तो आपने उसका मिसयूज कर लिया। इस चीज को अवॉइड करने के लिए सेबी ने ये सर्क्यूलर जारी करा और अब ये कहा है भाई आप पीओए सिर्फ तब लीजिए जब उसकी जरूरत है। इट हैज नथिंग टू डू विद द केवाईसी। रिमेंबर दिस, पीओए पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ द ब्रोकर और ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैज नथिंग टू डू विद द केवाईसी ऑफ द क्लाइंट। और ये देना भी अब ऑप्शनल है, कंप्लीटली ऑप्शनल। इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। क्लाइंट देना चाहता है तो दे सकता है, it is optional and make sure it is not being insisted upon. कोई ब्रोकर या ब्रोकर एंड डीपी आपको
क्लाइंट अकाउंट ओपन, यानी कि डीमैट अकाउंट ओपन करते समय पीओए मांगने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। याद रखिए, बाकियों को भी बताइए ताकि सबको पता रहे। इट हैज नथिंग टू डू विद द केवाईसी प्रोसेस, ये आपको इंसिस्ट नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने लिया भी है तो जो ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर या डीपीज है, टीएम, सीएम, डीपी, ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो सिर्फ जो स्पेसिफाइड पर्पस है उसके लिए यूज करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। अदरवाइज पेनल्टीज है जो स्टॉक ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस में आती। ठीक है भाई, समझ गए क्या इतना पावर ऑफ अटॉर्नी का? चलिए चौथे पॉइंट पर आ रहे हैं। हाँ, नीचे कोई कुछ झांक रहा है, अरे ये तो हमारे छोटे से प्यारे से भैया हैं जो किताब लेकर के आप ही की तरफ बिल्कुल मगन होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। बस ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही मेहनत करिए, ऐसे ही पूरी लगन से अपनी पढ़ाई करिए। नो बडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू टू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, बिलीव मी, भरोसा रखिए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? चौथा पॉइंट इज in relation to some operational guidelines for the transfer and dematerialization of relodged physical shares. आपको ध्यान होगा 31 मार्च, ये यहाँ पर भी मेंशन है, 31 मार्च 2021 has been fixed as the cutoff or the last date for relodgement of transfer request. भाई अब सब अनलिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज भी डीमैट मोड में होना जरूरी है, हम ये जानते हैं। ट्रांसफर ट्रांसमिशन भी सिर्फ तभी होंगे जब वो डीमैट मोड में, अदरवाइज नहीं होंगे। तो बस उसी के संबंध में ये गाइडलाइन है, एक छोटा सा पॉइंट है कि हमने 31 मार्च, हमने माने सेबी ने 31 मार्च 2021 वो कट ऑफ डेट रखा है, जिस डेट तक में आप ट्रांसफर की जो भी रिक्वेस्ट है उनको रिलॉन्च कर सकते हो। एंड सच स्टिपुलेटेड ट्रांसफर्स, मतलब ये जो ट्रांसफर्स आप करना चाह रहे हो, शैल बी इशूड ओनली इन द डीमैट मोड। मतलब जो भी होंगे अब ये सब डीमैट मोड में होंगे आगे, तो इस तारीख का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। These operational guidelines for crediting the transferred shares into respective demat accounts of the investors are provided. इस सर्क्यूलर में वो चीज कही गई। ठीक है भाई, तो डिपॉजिटरी से संबंधित 4 छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो कवर अप हो गए। आई एम बिलीविंग आपने इन्हें साथ में लिख भी लिया है। कहीं स्किप हुआ है तो वीडियो वापस पॉज करिए, फिर से वहां जाइए, उस पॉइंट पर उसे लिखिए और डिपॉजिटरी चैप्टर के वहां इस पेज को चिपका लीजिए। बस डिपॉजिटरी से संबंधित आपने जो अमेंडमेंट आया है वो पढ़ लिया। आगे बढ़ चलते हैं, चलिए। और अब आगे आएंगे बैक टू बैक आपके आईसीडीआर, एलओडीआर और एसएस। बारीक बारीक से प्रावधान है बच्चों, 48-49 पेजेस का है ये सप्लीमेंट। तो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं यहाँ पर आईसीडीआर, एलओडीआर, एसएएसटी में भी जो अपन को पढ़ना, एक एक करके उठाते जाएंगे। आप बस अपनी नोटिंग करते जाना, चीजें बड़ी आराम से हो जाएंगी। नोटिंग, पर्चे, कॉपी जिसमें भी कर रहे हैं, याद रखना पर्चे में कर रहे हैं, चिट्ठी में कर रहे हैं, कागज पे लिख रहे हैं, तो सिर्फ उसको अपने नोट्स या मॉड्यूल में चिपका लेना। वो फर्रे परीक्षा हॉल में नहीं जाने चाहिए, बहुत गलत हो जाएगा, है ना। वो फर्रे परीक्षा हॉल में नहीं जाने चाहिए। आइए बढ़ते हैं आईसीडीआर पर। आईसीडीआर का पहला पॉइंट, 4th अमेंडमेंट रेगुलेशन ऑफ 2020 डेटेड 28th of September 2020, जिसमें राइट इशू को लेकर के काफी रैशनलाइजेशन करा गया इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्लोजर। राइट्स इशू ध्यान है ना आपको, आईसीडीआर में आप पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग सा छोटा सा कंसेप्ट है और समझाता है कि किस तरह से एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए यदि इशू ला रही है, द कंपनी विच इज ऑलरेडी अ लिस्टेड कंपनी, तो इन एडिशन टू व्हाटएवर इज प्रोवाइडेड इन द कंपनी एक्ट। अब कंपनी एक्ट में कहा है, एक तीर से दो निशाने लगाना किसको कहते हैं भैया? इसको कहते हैं ये जो हाल फिलहाल में आप कर रहे हैं। आप आईसीडीआर तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें राइट इशू तो पढ़ ही रहे हैं, बट वी नो बीइंग अ कंपनी, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस भी जरूरी होता है। तो यही सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए रिवाइज कर लो, उसके 4-5-6 जो पॉइंट है, लेटर ऑफ ऑफर कब भेजेंगे, डिस्पैच, 15 से 30 दिन ऑफर खुला रहेगा। बस एक पंथ दो काज बोलो या एक तीर से दो निशाना लगाना बोलो, उद्देश्य दोनों का एक ही है, आपको दोनों प्रावधान रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। एंड दिस इज द ओनली मैनी अ टाइम्स आप में से कई बच्चे पूछते हैं, बोलते हैं मैम सेक्शंस कैसे याद रखें या किस तरीके से याद रखें, बताओ, उसका कोई वीडियो बना दो, समझाओ हम कैसे याद रखें। एक्चुअली देयर इज नो स्पेसिफिक वे अदर देन दिस विच इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक।
जहां सेक्शन का रेफरेंस है, रेगुलेशन का रेफरेंस है, उसको दिमाग में रिकॉल कर लो। याद नहीं आ रहा है एक बार में तो उसको देख लो किताब में, दूसरी बार फिर आएगा वो, तब फिर उसको रिकॉल कर लो, नहीं आया तो फिर देख लो, तीसरी बार में आई कैन बेट आपको वो याद आ जाए। बस सेक्शन और रेगुलेशन ऐसे याद होते हैं बच्चों। आई हैव रिमेंबर्ड द सेक्शंस एंड रेगुलेशंस दिस वे, सो व्हेन आई कैन, डेफिनेटली यू कैन। है, चलो। तो अब सेबी ने क्या करा था भाई, जो रिलैक्सेशन या रैशनलाइजेशन हुआ है एलिजिबिलिटी में और डिस्क्लोजर्स में, थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, जिससे कि फंड रेजिंग को हम और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, फास्टर बना सके, जिसके लिए जो डिटेल्स पार्ट बी में, जो डिस्क्लोजर्स अपन देते हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन अपन फाइल करते हैं ना लिस्टिंग रेगुलेशन के अंतर्गत, जो 3-3 साल की जाती थी, वो अब सब एक एक साल की जाएगी, सब एक एक साल के लिए फाइल करना है। अच्छा, अमेंडमेंट्स इन ब्रीफ, बहुत सारे पॉइंट है आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर, जो बहुत स्पेसिफिक हैं, जो आपको याद रखने हैं, जो परीक्षा से संबंधित है, मैं वो पढ़ा रही हूँ। बाकी आप एक बार थॉरली रीड भी कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा कर लोगे तो, उसके लिए कभी मना ही नहीं है। बट यहाँ वीडियो में मैं सिर्फ वो पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो परीक्षा के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण। तो पहला तो ये 3 साल के बजाय 1 साल की फाइलिंग्स पार्ट बी की। फिर उसके बाद ये अगले पॉइंट जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थ्रेश होल्ड बढ़ा दिया गया है। थ्रेश होल्ड जो 50 लाख था, 50 लाख से बढ़ के 10 करोड़ हुआ, इट इज नाउ 50 करोड़। यानी एक कंपनी 50 करोड़ से ज्यादा का राइट्स इशू ला रही है, तभी उसे ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर बोर्ड के पास फाइल करना है अंडर आईसीडीआर। यानी आईसीडीआर एप्लीकेबल ही तब है। एलिजिबिलिटी में अपन ने करा रैशनलाइजेशन, ये बताई ना, मतलब अगर आपका राइट्स इशू 50 करोड़ से कम है तो आप बिना आईसीडीआर कंप्लाई करे भी अपना राइट्स इशू ला सकते हैं। बट 50 करोड़ से ज्यादा का है तो फिर ऐसी स्थिति में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना है और उसको बोर्ड को फाइल करना है फॉर द ऑब्जर्वेशन, और फिर जो आईसीडीआर में दिया है, जो भी पॉइंट्स है, कंडीशंस है, वो सब भी फॉलो। समझ गए इतना? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? फिर तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, जो 90% के मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया होता था, मैंडेटरी 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया अब अप्लीकेबल नहीं होगा। जहां पर इशूअर के इशू का जो ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू इन्वॉल्व्स फाइनेंसिंग अदर देन द फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है, उसके अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए पैसे की आपको जरूरत है और आप राइट्स इशू ला रहे हो, तो ये मिनिमम 90% का क्राइटेरिया नहीं लगे। फिर रिपीट कर रही हूं, मैंडेटरी मिनिमम 90% के मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट राइट इशू में अब वहां नहीं है, उन इशूअर्स के लिए नहीं है जिनका की स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इशू से उठाए जाने वाले पैसे से जो फाइनेंस करना है, जो फाइनेंस आया, जो पैसा है, उसे जो फाइनेंस करेंगे, यूज करेंगे, दैट इज अदर देन फाइनेंसिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस किसी प्रोजेक्ट से संबंधित कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके अलावा किसी खर्चे को उठाने के लिए आप अगर राइट्स इशू लेकर के आ रहे हो, उस ऑब्जेक्टिव से आप राइट्स इशू ला रहे हो, तो मिनिमम 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला एलिजिबिलिटी नहीं लगेगा, इट इज नॉट अप्लीकेबल। हाँ, इसमें एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रोवाइडेड दैट प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप जो है, उनके हिस्से में जितना भी आ रहा है शेयर्स, राइट्स एंटाइटलमेंट बोलते हैं ना अपन, राइट्स एंटाइटलमेंट ऑफ द प्रमोटर एंड द प्रमोटर ग्रुप, इनको वो पूरा सब्सक्राइब करना है, फुल्ली सब्सक्राइब करना है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, यार सीधी सी बात है, पढ़ते हैं ना अपन कंपोजिट इशू में भी, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू और 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। अब देखो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन यहाँ आया, आईसीडीआर का प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अब भी के भी रिवाइज कर लो, यहीं पॉज करो वीडियो को कुछ देर के लिए, बहुत सारे पॉइंट है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में, 5, 7, 8, इमीडिएट उनको रिवाइज कर लो, ये पक्का हो गया प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, समझे? तो ये चीज नहीं लगेगी, मैंडेटरी 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन अब अप्लीकेबल नहीं है इफ द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्स फाइनेंसिंग अदर देन द फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ प्रोजेक्ट। और उसमें भी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के जो लोग हैं, वो उनके हिस्से में जो जो भी राइट शेयर्स आने वाले, राइट्स एंटाइटलमेंट आ रहे हैं, वो उसको पूरा सब्सक्राइब करेंगे, एश्योरेंस वो दे। ठीक है, तीसरा पॉइंट बच्चों कहता है इशूअर फास्ट ट्रैक इशू भी ला सकता है।
फास्ट ट्रैक राइट्स इशू भी ला सकता है इवन व्हेन शो कॉज नोटिसेस आर पेंडिंग against the issuer in respect of any adjudication or prosecution that are pending, audit qualification mark है रिपोर्ट में, subject to condition उसने उसके संबंध में necessary disclosure दे रही है लेटर ऑफ ऑफर में, और उसका क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट वो भी बता दिया। अब उसको पढ़ने के बाद अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तैयार है, सब्सक्राइब कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो क्या बुराई है, कर सकते हैं वो ऐसा। ठीक है, तो यहां पर आपको इसमें 4 मेजर पॉइंट ध्यान रखने हैं बच्चों। आईसीडीआर का पहला, रैशनलाइजेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स एंड राइट्स इशू, 4 मेजर पॉइंट ध्यान रखने। सबसे पहली चीज, पार्ट बी के अनुसार दिए जाने वाले जो भी डिस्क्लोजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हैव नाउ बीन ट्रंकेटेड टू 1 ईयर एज अगेंस्ट 3 इयर्स जो पहले होता था। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 10 करोड़ से बढ़ा करके 50 करोड़ कर दी गई, यानी अब 50 करोड़ उससे ज्यादा का इशू है तो ही लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना है, अदरवाइज बिना ये कंडीशन कंप्लाई करे भी राइट इशू आ सकता है। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का मैंडेटरी होता है वो वहां नहीं अप्लीकेबल होगा जहां पर इशूअर इशू से आने वाले पैसे से इस्तेमाल उसका जो करेगा, इट इज फॉर अ पर्पस अदर देन फाइनेंसिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ प्रोजेक्ट। एंड इसके संबंध में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का ये अश्योरेंस है कि जो राइट्स एंटाइटलमेंट उनके हिस्से में आ रहे वो उसे फुली सब्सक्राइब करेंगे। इवन आप फास्ट ट्रैक राइट्स इशू भी लेकर के आ सकते हो पेंडिंग प्रोसिक्यूशंस के चलते हुए, बट जो भी पेंडिंग प्रोसिक्यूशंस लिटिगेशंस हैं उन सब का प्रॉपर डिस्क्लोजर LOO में जाएगा और उसके क्या पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट होते हैं ये भी आप बताएंगे, तो आप ये काम कर सकते हैं। समझ गए क्या आईसीडीआर का पहला पॉइंट? ठीक है, ये सारे अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हैं 28 सितंबर 2020 से। डिटेल्स देखना चाहें तो ये आपके सामने यहाँ पर दिया गया है लिंक। ये लिंक जब आप अपना डाउनलोड करेंगे कॉपी सप्लीमेंट का वेबसाइट पे से, वहां आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करिए, डायरेक्टली इट विल रूट यू टू दैट पेज जहां ये चेंज मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, समझे इतना? दूसरे पॉइंट पर आते हैं, और दूसरा पॉइंट एडिशनल पेमेंट फैसिलिटीज इन एडिशन टू एसबा हमें समझाता है। अब हम जानते हैं आईपीओज, एफपीओज, राइट्स इश्यूज के आईपीओ, राइट्स इशू के आईपीओ बोल रही हूं मैं, राइट्स इश्यूज जो एफपीओ होते हैं, इन सब में हम एसबा से सब्सक्राइब करते हैं। इवन यूपीआई सिस्टम भी लेकर के आ गए अपन, आईसीडीआर में पढ़ते हैं अपन ये चीज, है ना। इस सर्क्यूलर के माध्यम से जो 8 दिसंबर 2020 का है ना, एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म्स फॉर द कॉल्स ऑन पार्टली पेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो है उसके संबंध में एक इंटीमेशन जारी करी है सेबी ने। पार्टली पेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पे तो आईसीडीआर लगता है, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर्स एंड ऑल द सिक्योरिटीज दैट आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। ये दूसरी भी चीजों पे लगता है, बट स्पेसिफाइड में यही आता है। तो स्पेसिफाइड शेयर्स जो है, ये स्पेसिफाइड शेयर्स या सिक्योरिटीज अगर पार्टली पेड अप है तो उनके ऊपर जो भी बैलेंस मनी कॉल्स में पे करना है उसके लिए एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म लेकर के आया है सेबी इस सर्क्यूलर के माध्यम से, ताकि जो पेमेंट्स है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली रहे एंड फास्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस हो सके। तो क्या है मैम ये एडिशनल पेमेंट सिस्टम्स? ये देखिए यहाँ पर दिए गए। ऑनलाइन एसबा से जा सकते हो। ऑनलाइन एसबा क्या होगा मैम? तो ऑनलाइन एसबा में SCSB, एसबा में सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक होता है ना। तो इस SCSB को एप्लीकेशन दी जाती है, मतलब SCSB एप्लीकेशन देता है टू RTA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, और उतने फंड्स बैंक के पास ब्लॉक कर दिए जाते हैं, बैंक में ब्लॉक होता है। ये ऑनलाइन एसबा। इसका ऑफलाइन मोड भी होता है बच्चों, फिजिकल एसबा। फिजिकल एसबा जो रहता है वो SCSB की ब्रांच के माध्यम से होता है, ऑनलाइन पोर्टल से होता है, और ऑफलाइन या फिजिकल उसकी ब्रांच पे होता है, जहां पे सेम वही काम होता है। SCSB RTA को एप्लीकेशन देती है और वो फंड ब्लॉक करता है। बस एक में मैं सारा काम ऑनलाइन करती हूँ, दूसरे में मैं फिजिकली जाके करती हूँ। ठीक है। तीसरा जो तरीका यहाँ पर बच्चों है, एडिशनल ऑनलाइन मोड होता है, जहां पर एक 3-in-1 अकाउंट खोला जाता है जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग, डीमैट और बैंक तीनों को जोड़ दिया जाता है। ट्रेडिंग के लिए डीमैट का और बैंक अकाउंट, इस अकाउंट के माध्यम से हम ये एक एडिशनल चैनल लेकर के आ गए हैं। तो ये तीनों तरीके, इन तीनों में से आप किसी भी तरीके को सब्सक्राइब करके बैलेंस मनी ऑन कॉल्स पे कर सकते हो। इसके लिए जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो होता है 15 डेज। अब कस्टमर को यानी इन्वेस्टर को जो कन्वीनियंस है,
ब्रांच पे जाके करना है तो फिजिकल मोड पे जा, ऑनलाइन पोर्टल से करना है तो HCSB की वेबसाइट से कर सकते हो, उसके ऑनलाइन पोर्टल से, और या फिर एक 3-in-1 अकाउंट ही रहे आपका जिसमें कि ट्रेडिंग डीमैट फैसिलिटीज जो रहती है अलॉन्ग विद द ट्रेडिंग एंड बैंक अकाउंट ये लिंक रहे तो सारी चीजें हो जाएंगी. दिस इज एन एडिशनल फैसिलिटी एंड एन एडिशनल चेंज और एन अमेंडमेंट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस. कब से एप्लीकेबल होगा? फॉर ऑल कॉल मनी नोटिसेस वेयर इन द पेमेंट पीरियड ओपन्स ऑन और आफ्टर January 1, 2021. यानी अब ये ओपन हो चुका है. आप समझ चुके हैं इतना? आपका नोट तैयार हो चुका है, आपका पर्चा तैयार हो चुका है जहां आपने इसे समराइज करके लिख लिया बस उतना जितना मैंने हाईलाइट करा है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ चलिए. और आगे बढ़ रहे हैं तो अगले पार्ट में आ रहा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स या GDR के संबंध में जारी करा गया है क्लैरिफिकेशन. अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होता है ये अपन जानते हैं, इसे अपन ने पढ़ा है. यहां पर 18 दिसंबर 2020 का एक क्लैरिफिकेशन है बच्चों, जहां पे जो फ्रेमवर्क है फॉर इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स उसके संबंध में अभी ने थोड़ा सा रिवीजन करा है उस फ्रेमवर्क के पैरा 2.15 में. और वो ये हुआ है कि भाई ये जो परमिसिबल होल्डर होता है ना, इसकी जो परिभाषा है इस परिभाषा में हमने थोड़ा सा चेंज करा है. परमिसिबल होल्डर ऑफ द डिपॉजिटरी रिसीट्स तो वो कौन होता है? तो वी नो नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया एंड ऑल्सो नॉट एन NRI. नॉट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉट एन NRI. ठीक है, अब जो चेंज करा है वो ये है, provided that the restriction of this clause shall not apply in case of issue of the depository receipts to those NRIs जिन्हें ये शेयर बेस्ड बेनिफिट स्कीम्स के अंतर्गत मिला है जो सेबी की शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत जारी करी गई. अब शेयर बेस्ड बेनिफिट रेगुलेशंस पढ़े हैं आपने, जहां पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक परचेज, ऐसे 5 अलग अलग स्कीम्स आती हैं मेडिकल बेनिफिट्स और जनरल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? याद आया आपको? तो डिपॉजिटरी रिसीट के फ्रेमवर्क में एक चेंज ये आया है कि नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉट एन NRI में हम ऐसे NRI पर शामिल नहीं करेंगे, उसके ऊपर ये क्लॉज नहीं एप्लीकेबल होगा जिसे डिपॉजिटरी रिसीट्स जारी करी गई हैं pursuant to these regulations, the share based employee benefit regulation. And the restriction shall also further not apply in case of issue of depository receipt by company to the NRIs pursuant to bonus or right issue. तो वो जो रेस्ट्रिक्शन डाला गया है उस रेस्ट्रिक्शन कि भाई परमिसिबल होल्डर बस यही हो सकता है, इन्हीं को डिपॉजिटरी रिसीट देंगे, नॉट एन NRI, नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया. बट उसमें वो NRI नहीं आएगा जिसको शेयर बेस्ड बेनिफिट स्कीम में वो शेयर मिले हैं या जिसे राइट्स या बोनस इशू के चलते वो शेयर मिले, वो परमिसिबल होल्डर माना जाएगा. उसके अलावा सिर्फ वो जो NRI नहीं है और जो पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं है सिर्फ वो ही होल्डर हो सकता है GDR, because GDR are issued to the citizens outside India, to the global investors by an Indian company. तो ना तो वो रेसिडेंट इन इंडिया हो ना वो नॉन रेसिडेंट इंडियन. It is meant for only those who are not NRIs and not residents in India. बट एक्सेप्शन ये दो आ रहे हैं, इसमें दो एक्सेप्शन है. शेयर बेस्ड बेनिफिट स्कीम में मिले NRIs को या उन एम्प्लॉइज को जिन्हें राइट्स या बोनस इशू में मिला है या उन NRIs को जिन्हें राइट्स या बोनस इशू, वो एक्सेप्शन है. ठीक है, याद रख पाएंगे क्या आप इतना? तो हमने क्या करा है, ब्रीफ एनालिसिस को हाईलाइट करा मैंने आपके लिए. आप देखिए इससे क्या हुआ है, वी हैव जस्ट गिवन अ सिंपल रिलैक्सेशन टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ होल्डिंग GDR, because GDRs can be hold, global depository receipts can be hold, even American depository receipts can be hold only by those who are non-resident, but we are giving a relaxation कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हैं वो इसे होल्ड कर सकते हैं इंडियन लिस्टेड कंपनीज के सब्जेक्ट टू द अबव रेस्ट्रिक्शन. समझ गए हैं क्या आप सब के सब? यस आई नो, आपकी आईज बिल्कुल ऐसे ही जगमगा रही होंगी. यू माइट बी हैप्पी लाइक दिस लिटिल गर्ल. ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है जितना हम 48 या 9 पेज के इस सप्लीमेंट को देख करके, 48 पेज के सप्लीमेंट को देख के सोचे थे यार ये अनदर 48 पेज के अमेंडमेंट आ गए. एंड यू नो बाय नाउ वी आर ऑलरेडी थ्रू विद द 10 पेजेस. तो ये चीज यहाँ पर कवर अप हो चुकी है अपनी. ठीक,
बोला था मैंने, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत आराम आराम से रिलैक्स्ड मैनर में चलने दीजिए, चीजें अपने आप होंगी। बस अपने दिमाग, अपने कान, अपनी आंखें खुले रखिए और इधर कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक, आईसीडीआर हो गया, डिपॉजिटरी एक्ट हो गया। तीसरे पर आते हैं बच्चों एलओडीआर, द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस ऑफ 2015। समय समय पर बदलाव आते हैं इसमें भी, और यहाँ पर जो बदलाव आए हैं उसमें सबसे पहले वाले में जो हमें पढ़ना है वो रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 1 के संबंध में दिया गया है, क्लैरिफिकेशन है, दैट रिलेट्स टू ओपन ऑफर्स, बायबैक एंड डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी। क्या है मैम इस सर्कुलर में जो 31 जुलाई 20 को आया था? वेल बच्चों, क्लैरिफिकेशन ये रहा आपके सामने हाईलाइटेड। It is clarified by means of this circular that the shareholders who are holding shares in physical form are allowed to tender shares in open offer, buybacks through tender offer route, even exit offers in case of voluntary or compulsory delisting, but such tendering shall be as per the provisions of the respective regulation. तो आप दे सकते हो फिजिकल मोड में भी, लेकिन जो भी रिस्पेक्टिव रेगुलेशन है उसके कंप्लायंस के अनुसार। रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 1 का छोटा सा, ओपन ऑफर्स, बायबैक्स, एग्जिट ऑफर्स, डीलिस्टिंग इन केस ऑफ वेदर वॉलंटरी और मैंडेटरी डीलिस्टिंग, कंपल्सरी डीलिस्टिंग, तब ऑफर करा जा सकता है फिजिकल मोड का शेयर। ठीक है, समझे बच्चों? इतना इतना ये बस। दूसरे वाले पॉइंट पर जब अपन आते हैं, सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन हो जाता है 5 अगस्त 2020 का, रेगुलेशन नंबर 42 टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड डेट के संबंध में कुछ चीज है। क्या है मैम यहाँ पर? वेल ये देखिए ब्रीफ एनालिसिस, जहां पर आपको इस पॉइंट का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। By virtue of this amendment, a listed entity is required to make the intimation of the record date, not only where the securities are listed to that stock exchange, but also वहां जहां उसके स्टॉक डेरिवेटिव्स अवेलेबल है ऑन द स्टॉक, या जहां पर listed entity stock form the part of any index on which the derivatives are available। भाई रिकॉर्ड डेट का डिस्क्लोजर देते हैं, कब कब देते हैं आपको पता है? जैसे अपने को मनी बायबैक लाना है, डिविडेंड जारी कर रहे हैं, साल के अंत में जब अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके फिर नोटिस ऑफ एजीएम भेजना होगा, तब रिकॉर्ड डेट देते हैं ताकि लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स कंपाइल कर सके। तो अब इस पर्टिकुलर सर्कुलर में बच्चों अपन ने ना ये लिखा है कि ये रिकॉर्ड डेट का इंटीमेशन सिर्फ हर उस एक्सचेंज को नहीं देना है जहां पर कि आपके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, जहां पर कि आपके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, सिर्फ एक अकेले उस स्टॉक एक्सचेंज या वो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस को नहीं देना है। जहां आपके स्टॉक डेरिवेटिव्स जो स्टॉक पे बनते हैं और जिसके ऊपर ट्रेडिंग होती है, या वो किसी इंडेक्स का हिस्सा होते हैं जहां डेरिवेटिव पे ट्रेडिंग होती है, वहां भी देना है। डेरिवेटिव सेगमेंट में, डेरिवेटिव एक्सचेंज पर भी आपको ये इंटीमेशन देना है, रिकॉर्ड डेट का डिक्लेरेशन देना है। कब से कब तक बंद रहेगा, कितने टाइम बंद रहेगा, रिकॉर्ड डेट क्या रहेगा, कितने समय में आपका रजिस्टर मेंबर एंट्री के लिए बंद होगा, और कब तक एक्सपेक्टेड है कि शेयर होल्डर्स अपना नाम अपडेट करा ले, वो डेट का डिस्क्लोजर आपको वहां भी देना है जहां पर आपके स्टॉक डेरिवेटिव्स लिस्टेड होते हैं, दे आर अवेलेबल ऑन द स्टॉक ऑफ द कंपनी, या फिर जहां पर दे आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द इंडेक्स ऑन विच द डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल। ये बच्चों समझ गए क्या ये वाला पॉइंट? तीसरा पॉइंट जो देख रहे हैं वो ऊपर आपने पढ़ा, रिलॉजमेंट से ही संबंधित एक पॉइंट है, 7 सितंबर 2020 का सर्क्यूलर था ये। अभी रिलॉजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, 31 मार्च 2021 कट ऑफ डेट है फॉर रीलॉजमेंट ऑफ ट्रांसफर डीड्स। जो भी ट्रांसफर्स होने हैं वो सारे के सारे फिजिकल मोड में इस तारीख तक ही होंगे, उसके बाद ये सब डीमैट मोड में। क्लियर हुआ इतना? तो ये तो रिपीटेड पॉइंट आ रहा है। थर्ड अमेंडमेंट 8 अक्टूबर 2020 का, थर्ड अमेंडमेंट इन द एलओडीआर रेगुलेशन। अभी ये रेगुलेशन 54 पर आधारित है एलओडीआर का, दैट टॉक्स अबाउट द एसेट कवर। क्या है मैम ये? आपको ध्यान होगा जब भी हम डिबेंचर्स जारी करते हैं, डेब्ट सिक्योरिटीज जारी करते हैं, तो हम उसके
सेफ्टी के लिए कुछ असेट्स जो रहती है वो डिबेंचर ट्रस्टी के पास रख करके उस पर एक ट्रस्ट डीड बनाते हैं, सो दैट इन केस द कंपनी फेल्स टू रीपे, तो फिर ऐसी स्थिति में ट्रस्टी उन एसेट्स को बेच करके डेप्थ होल्डर्स की ड्यूज को क्लियर कर सकता है ना। रेगुलेशन नंबर 54 में अब हम चेंज कर चुके हैं, इट हैज नाउ बीन सब्स्टिट्यूटेड, और अब जो लिस्टेड कंपनीज है ना उन्हें जो एसेट कवर रखना है इवन नॉन कन्वर्टेबल डेप्थ सिक्योरिटीज पे वो 100% जाएगा बच्चों। जो नॉन कन्वर्टेबल डेप्थ सिक्योरिटीज हैं जितनी वैल्यू की वो है उतना 100% एसेट कवर रखना है, या उतना जो आपने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या ट्रस्ट डीड में बताया है, बट दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट एट ऑल द टाइम्स ऑफ द एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डेप्थ सिक्योरिटी, क्योंकि ये कन्वर्ट तो होगी नहीं इक्विटी में। कन्वर्ट होती इक्विटी में तो एक अश्योरेंस होता है कि कंपनी नहीं रीपे कर पा रही है तो हमें एटलीस्ट इक्विटी मिल रहा है, but they are not convertible, but definitely they are redeemable. अब कन्वर्ट नहीं हो रहा है और अगर सिक्योरिटी भी क्रिएट नहीं करेंगे एंड इफ इन केस फ्यूचर में कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं पे कर पाई तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए वी हैव मेड दिस चेंज, इज दिस अमेंडमेंट कि अब एसेट कवर 100% चाहिए, या फिर उतना पूरा जितना आपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में या आप जो भी बोल रहे थे उसे ऑफर डॉक्यूमेंट ट्रस्ट डीड में बताया, क्योंकि ये सब कब बनता है जब आप एनसीडीज का इशू ला रहे हो उसके पहले। तो इन्वेस्टर पढ़ रहा है, उसको दिख रहा है भैया एसेट कवर 80% है, 95% है, यानी 5, 10, 15% का लॉस हो सकता है प्रिंसिपल अमाउंट में। इन्वेस्टर चाहे तो सब्सक्राइब करे चाहे तो मना कर दे। तो ये आपने जो उसमें बताया वो, और नहीं तो 100% आपको रखना पड़ेगा ये एसेट का है। समझ गए एनसीडीज के संबंध में? क्लियर हो रहा है ना ये वाला पॉइंट रीलॉजमेंट के बाद? नाउ दिस हैज टू बी मैंडेटरली ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब ये कि आपने एसेट कवर मेंटेन करा है और उसके संबंध में आपको एक सर्टिफिकेट जो आप पीसीएस या पीसीए से लेंगे कि आपने ये मेंटेन करा है, ऐसा सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। ये सेबी को फाइल करा जाता है, ठीक है? समझ रहे हैं क्या? एक छोटा सा पॉइंट, ये फॉरेंसिक ऑडिट डिस्क्लोजर का जो इसमें ऐड हुआ है, एज पर दिस अमेंडमेंट कंपनीज विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज टू द एक्सचेंज अबाउट एनी फॉरेंसिक ऑडिट दैट हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट इट। अगर ऐसा कुछ क्रिमिनल एक्ट होता है, द कंपनी इज नॉट एबल टू पे ऑन द नॉन कन्वर्टेबल डेप्थ सिक्योरिटीज और उसके अगेंस्ट कोई फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट करा गया है। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, क्रिमिनल नेचर नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, तो वहां फॉरेंसिक ऑडिट होता है, तो वो भी बताना पड़ेगा, वो भी इसी सर्क्यूलर का हिस्सा है, ठीक है? 100% कवर, एसेट कवर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेप्थ सिक्योरिटीज, या जितना आपने अपने लेटर ऑफ ऑफर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताया उतना पूरा, और साथ ही साथ इनकेस अगर कभी कोई फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट होता है तो उसका डिस्क्लोजर, ठीक? समझे क्या इतना? क्लियर हुआ? 8 अक्टूबर 2020 से ये चीज एग्जिस्टेंस में फोर्स में आ चुकी है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर लग रहा है थोड़ा सा रुकना है तो वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा पानी गटकिए, नीचे पी जाइए, लगे तो उठिए, जाकर के पानी से मुंह धोआइए और दोबारा सामने आके बैठ जाइए और वीडियो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी थकने का, हारने का, सोने का समय नहीं है ना? तो अगर लग रहा है कि ऐसा कुछ भी हो रहा है तो रुक जाइए, 5 मिनट के लिए जाइए, फटाक से मुंह धोआइए, फिर वापस से शुरू करते हैं, ठीक? पांचवा पॉइंट, नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस रिलेटेड टू कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर्स। कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर्स के संबंध में 13 नवंबर 2020 को आया एक सर्कुलर बच्चों, जो डिस्क्लोजर्स मेंटेन करके रखना है या देने पड़ते हैं इशूअर्स को, स्पेसिफिकली नॉन कन्वर्टेबल डेप्थ सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये एनसीआरपीएस, या कमर्शियल पेपर्स के संबंध। It has been decided to lay down a uniform structure of imposing fines for non-compliance of these disclosures. जो डिस्क्लोजर्स आपको देने, अगर आप नहीं देंगे तो अब ऐसी स्थिति में एक सिंगल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है फाइन ले करने का, आपके ऊपर फाइन लगेगा, सीधी सी बात है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने हाईलाइट करें। स्टॉक एक्सचेंज विल लेवी द फाइन एंड शैल टेक एक्शन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आपने कंटिन्यूस डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं नॉन कन्वर्टेबल डेप्थ सिक्योरिटीज के संबंध में, एनसीआरपीएस या फिर किसी भी कमर्शियल पेपर को जब जारी करा गया तो उसके संबंध, ठीक? दूसरा पॉइंट, द एक्सचेंज मे डिविएट फ्रॉम द अबव इफ फाउंड नेसेसरी ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग।
अगर लग रहा है कि ये रीजनेबल है कि जो डिस्क्लोजर नहीं दिया गया, इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, वो जेन्युइन नहीं था, किसी कारणवश ऐसा हुआ, इशूअर के पास बहुत सॉलिड वैलिड लीगल रीजंस है कि क्यों वो ये कंटिन्यूस डिस्क्लोजर नहीं दे पाया, एंड इफ द एक्सचेंज इज सैटिस्फाइड, तो फिर वो ये फाइन लगाने से उस इशूअर को बख्श सकता है, छोड़ सकता है, बट रीजन रिकॉर्ड करके रखना है राइटिंग में कि क्यों आपने उसे छोड़ा। ठीक। तीसरा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि इन केस ऑफ द नॉन कंप्लायंट एंटिटी इज लिस्टेड ऑन मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर वो दोनों तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस यूनिफॉर्म एक्शन ले सकते हैं। दोनों तीनों पर अलग अलग पेनल्टी भरने से बेटर है एक यूनिफॉर्म एक्शन, ये बोले इतनी भरो, ये बोले इतनी भरो, ज्यादा बेटर है। बोथ द एक्सचेंज कैन कोऑर्डिनेट एंड टेक अ यूनिफॉर्म एक्शन अगेंस्ट द लिस्टेड एक्सचेंज अगर कंटिन्यूस डिस्क्लोजर्स टाइमली नहीं जाते हैं। ठीक। चौथी चीज क्या, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू मेक श्योर दैट दिस सर्कुलर इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड डिस्क्लोज ऑन देयर वेबसाइट्स द एक्शंस दैट दे आर गोइंग टू टेक इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। सूचना तो देनी पड़ेगी ना, पहले आपको बताना तो पड़ेगा ना भाई कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, चेतावनी तो देनी पड़ेगी, तो वो चेतावनी दे दी जाएगी आपको, और जो उसके बाद भी गलती करे तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। ठीक। फिर उसके बाद ये जो भी फाइन आई है अभी सेबी की जेब में नहीं जाएगी, सेबी के किसी ऑफिसर बोर्ड मेंबर के जेब में नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो कंसर्न्ड एक्सचेंज का होता है उसमें क्रेडिट करी जाएगी। साथ ही साथ द फाइन्स that are specified in Annexure 1 of this circular shall continue to accrue till the time the rectification of non-compliance and satisfaction of the concerned stock exchange is ensured. मतलब फाइन पर डे बेसिस पर हो सकता है जब तक डिफॉल्ट चल रहा है, जैसा अपन कंपनी एक्ट में कई जगह पढ़ते हैं, पर डे बेसिस पर वो चलता रहेगा। एंड दिस इज irrespective of any other disciplinary और enforcement action जो एक्सचेंज आपके अगेंस्ट लेगा, वो तो हो सकता है एडिशनल भी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। साथ साथ में द एक्सचेंज विल कीप इन अबियंस द एक्शन ऑफ विड्रॉन द एक्शन इन स्पेसिफाइड केसेस। दो चीजों को मिलाना नहीं है, अगर किसी दूसरे कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अंतर्गत ऑलरेडी कुछ चीजें हैं जिसमें फाइन या पेनल्टी लगाई गई है तो एक्सचेंज विल कंसिडर दैट फैक्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं हम भी लगाए वो भी लगाए वाली चीज नहीं होगी। दो एक्सचेंजेस को ही कहा गया ना कि आप यू शुड एक्ट इन यूनिफॉर्मिटी, तो अगर ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है किसी कोर्ट में ट्राइब्यूनल में, तो यू हैव टू देन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट proceeding as well. And the above provisions are without prejudice to the power of SEBI to take any other action. मतलब वो तो सब हो ही सकता है, ये सब एडिशनल है भाई। SEBI एक्ट में एक्सचेंज को अधिकार मिलते हैं कि वो नॉन कंप्लायंट एंटिटीज के अगेंस्ट स्टेप ले सकते हैं, तो वो तो सब हो ही सकता है। उसके अलावा ये पूरा फ्रेमवर्क दिया है फाइन लगाने का इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस डिस्क्लोजर्स जो कि दिए जाने होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के संबंध में या कमर्शियल पेपर के रिलेशन। समझ गए था? क्लियर हो रहा है? ठीक। 31 दिसंबर 2020 से ये फोर्स में आ चुके हैं, यानी ये जितने पॉइंट आपने पढ़ लिए समराइज पॉइंट हाईलाइटेड फॉर यू स्पेसिफिकली, ताकि आप इसे नोट डाउन कर लें और आपका काम यही खत्म हो जाए, अलग से कोई नोट्स नहीं देना, इतना पढ़ लो यही मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, तो पर्चा बन गया होगा आपका आई सपोज इसके लिए, क्योंकि मैं छठे पॉइंट पे पढ़ रही हूँ। ई वोटिंग फैसिलिटी के संबंध में एक सर्कुलर आया है भाई, अब ई वोटिंग कंपनी लॉ, उसका सेक्शन, उसका रूल रिकॉल कर लो जरा, बोलो जल्दी जल्दी उधर से कौन सा है, 107 कि 108 कि 109 कि 110, चारों में से कौन सा सेक्शन है? वेल आई नो वी आर नॉट प्लेइंग केबीसी, वी कैन नॉट एक्चुअली ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरे सामने कंप्यूटर तो है, लैपटॉप तो है, स्क्रीन तो है, बट खेलने वाले पार्टिसिपेंट्स एग्जैक्टली सामने नहीं बैठे हैं। आप इतने सारे हो, जगह जगह पर हो, अलग अलग हो, कहाँ कहाँ बैठे हो। तो आप अब तक गेस कर चुके होंगे कि मैडम यस वी नो ई वोटिंग का जो तरीका है क्या भैया, 7 था कि 8 था कि 9 था कि 10 था? 8 है ना। 107 इज अबाउट शो ऑफ हैंड्स, 8 इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, 9 इज अबाउट पोल एंड 10 इज पोस्टल बैलेट। वैसे सर्कुलर वाला भी एक तरीका होता है, सर्कुलेशन जिसे अपन बोलते हैं, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जो 111 में आता है। अब ये 108 और जो रूल है वो रिकॉल कर लेना, कंपनी एक्ट का प्रावधान भी यही याद हो जाएगा आपको। ठीक,
फिर आपने तो एक तीर से दो निशाने लगा लिए, आप तो बाजीराव से भी ज्यादा समझदार बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, ई वोटिंग को लेके क्या सर्कुलर दिया था, चलो सेबी ने, वो सुनो, 9 दिसंबर 2020 का था। वेल अंडर दिस रेगुलेशन 44 जो है, जो कहता है कि लिस्टेड एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी टू शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, जो जनरल मीटिंग में पास करते हैं। इससे भैया सभी जो भी स्पेशली रिटेल छोटे इन्वेस्टर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, इन सबका पार्टिसिपेशन भी इंश्योर होता है। क्यों लाए थे ये वोटिंग, आप जानते हो, है ना। अब क्या हो रहा है भाई, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में अब बन चुके हैं, ऐसे इंटरमीडियरीज हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली ये वोटिंग बहुत काम की चीज है ना। बट अब प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये हो रही है कि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स अब हैं जो कि इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट मींस देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास अलग अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें जनरेट करवाने पड़ रहे हैं। उस चीज को अवॉइड करने के लिए सर्कुलर आया था। अब ये जो मैंने हाईलाइट करा है ना, ये देखो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेस, pursuant to public consultation, it was decided to enable e-voting to all the demat account holders, but by way of a single login credential through their demat accounts or the websites of the depository or their participant, or the demat account holders would be able to cast their vote without having to register again and again with the ESPs. ESPs कौन होते हैं भैया, ये लिखा है e-voting service provider, जो मैं आपको बोल रही हूँ। अभी बहुत सारे अलग अलग ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर हो गए, सब अपना अपना लॉगिन पासवर्ड अलग दे रहे हैं, आईडी अलग दे रहे हैं। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए, एंड टू फैसिलिटेट सीमलेस ऑथेंटिकेशन बट इनहैंसिंग ईज एंड कन्वीनियंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस ई वोटिंग प्रोसेस, हम सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल का कंसेप्ट लाए हैं, जिसे हालांकि इमीडिएटली नहीं बट फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करा जाए, क्योंकि एकदम पॉसिबल भी। तो आप पहले इस कंपनी, जैसे मानो ए कंपनी के लिए ई वोटिंग करना है एक रिटेल इन्वेस्टर को, तो एक अलग ईएसपी पे लॉगिन आईडी मिलेगा, बी कंपनी के लिए एक अलग लॉगिन आईडी, सी कंपनी के लिए एक अलग लॉगिन आईडी। इतनी चीजें अवॉइड करने के बजाय एक सिंगल लॉगिन आईडी मिले और उस लॉगिन की सहायता से इन्वेस्टर्स अपने वोट कास्ट कर सके, ये सर्कुलर का इंटेंशन। बट डू इट सो इजीली, ग्रेजुअली फेज्ड मैनर में होगा, धीरे धीरे, जिससे कि स्पेशली ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मीटिंग्स यूं भी अटेंड नहीं करते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिपेंडेंट ऑन ई वोटिंग प्रोसीजर्स, कि वो उससे वोट डालेंगे, उनको सहूलियत में। ठीक है, समझ गए क्या इतना, तो इसे यहाँ पढ़ लेना, और यहाँ पर आपका आईसीडीआर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा भाई। ये आईसीडीआर वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब एलओडीआर आईसीडीआर दोनों पढ़ लिया आपने। अब बारी आएगी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन की। पर बहुत सारा खाना एक साथ कैसे खिलाऊंगी आपको, ऐसा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 3 टाइम का खाना 3 टाइम में ही खाना पड़ता है, एक ही बार में अगर अपन खा लेंगे तो बदहजमी हो जाता है। मौसम गर्मी का है तो हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आई डू नॉट वांट टू ओवरबर्डन विद द एंटायर थिंग टू यू। अभी आपने ये जो यहाँ तक के 14 पेजेस हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझ करके अपने जो छोटे छोटे फर्रे, चिट्ठी, पर्चे, नोट्स तैयार कर लेने हैं, ताकि आपको इन्हें याद रखने में आसानी हो सके। इस वीडियो को, इस पार्ट को मैं यहीं पर रोकूंगी। सेकेंड पार्ट में मैं आपसे फिर से मिलूंगी, जिसमें हम हमारे जो बचे हुए पोर्शंस हैं, पेजेस दिखने में ज्यादा है बट कंटेंट वाइज कंपैरेटिवली अब कम है। टेक्निकल पार्ट 1-2 चैप्टर्स का ही बस बचा है, बाकी सब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो यू नो व्हाट यू नीड टू डू, आपको पता है ना आपको क्या करना है। आपको इन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अपने नोट्स तैयार कर लेना है, ताकि जब आप पार्ट 2 देखने जाओ तब तक आपके ये पेजेस बहुत क्लियर हो चुके हो, आपका रिविजन ऑफ द अमेंडमेंट कंप्लीट हो चुका। So I'm going to see you in that next part. Do take care. Bye-bye.